आज का यह सत्र अल्पसंख्यक की मान्यता जैन समाज के लिए वरदान, माइनॉरिटी स्टेटस ए बूम फॉर द कम्युनिटी। इस सत्र के आज के हमारे प्रमुख वक्ता मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया श्री पी ए इनामदार साहब। साथियों, माइनॉरिटी यह विषय जैन समाज के प्रत्येक परिवार के लिए एक आवश्यक विषय है। बंधु, हमारे आज के इस सत्र के मुख्य वक्ता आदरणीय पी ए इनामदार साहब, आप पूना शहर के निवासी हैं। आप एक अच्छे बिल्डर, बैंकर एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। आप शिक्षाविद भी हैं। अल्पसंख्यक आयोग के आप सदस्य हैं वर्तमान में। आप महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। माइनॉरिटी विषय के एक प्रख्यात विशेषज्ञ के रूप में आपकी पहचान है। सभी माइनॉरिटी समाज सदैव आपके मार्गदर्शन के लिए लालायित रहता है। सन 2012 से 2017 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको प्लानिंग कमीशन हेतु मनोनीत किया गया है। बीजेएस के प्रति आपका असीम स्नेह है। मानव मात्र की कल्याण भावना से आप सदैव ओतप्रोत रहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर के सदैव लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, मार्गदर्शन देने के लिए प्रेरित रहते हैं और इसी को अपने जीवन का एक लक्ष्य मान करके जो जिंदगी जीते हैं, उनके व्यक्तित्व परिचय के लिए अगर मैं ये कहूँ कि अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं, पर हित में जीना जीना है। जो राह बताएं औरों को, वह नर अनमोल नगीना है, वह नर अनमोल नगीना है। और ऐसे अनमोल नगीने जिन्होंने न मालूम माइनॉरिटी विषय ही नहीं, अन्य कितने विषयों के अंतर्गत में लोगों को राह बताने का काम किया है, आज इस समारोह के अंतर्गत में हमको प्रमुख वक्ता के रूप में यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा भारतीय जैन संगठन के हमारे संस्थापक परम आदरणीय परम श्रद्धेय शांतिलाल जी साहब मूथा से कि वे पी ए इनामदार साहब का स्वागत करें, स्मृति चिन्ह देकर और साल अर्पित करके। पी ए इनामदार साहब का हम सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा सुदर्शन जी जैन और मनोज जी से कि इस कार्य के अंतर्गत में वे सहयोग प्रदान करें। आदरणीय पी ए इनामदार साहब का भारतीय जैन संगठन से काफ़ी करीब का रिश्ता है और एक पारिवारिक सदस्य के रूप में हमने उनको देखा है। जब कभी भी भारतीय जैन संगठन के किसी भी विषय के लिए आवश्यकता पड़ी है, चूँकि वे हमारे परम श्रद्धेय शांतिलाल जी साहब मूथा के एक परम स्नेही मित्र हैं, उसके बावजूद भी भारतीय जैन संगठन के माध्यम से जैन समाज के कभी भी किसी भी विषय के लिए जहाँ उनके सहयोग की हमको आवश्यकता पड़ी है, सदैव तत्पर रह करके आदरणीय पी ए इनामदार साहब ने हमको सहयोग दिया। बंधुओं, आज के इस सत्र के अंतर्गत हमारे प्रमुख वक्ता पी ए इनामदार साहब को मैं ससम्मान यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ पर आएँ और माइनॉरिटी विषय 27 जनवरी को भारतीय सरकार के द्वारा जैन समाज को जो माइनॉरिटी की मान्यता मिली है और उसके बाद अनेक विषय समाज बंधुओं के मन के अंतर्गत है, इस विषय को लेकर के, तो इस विषय पर एक संपूर्ण मार्गदर्शन देने के लिए आमंत्रित है पी ए इनामदार साहब। पधारिए। भारतीय जैन संगठन के संस्थापक अध्यक्ष, मेरे दोस्त साथीदार शांतिलाल जी मूथा, आमदार चयन सुख संचेती जी, उनके नाम में ही बार बार चयन है। सो मलकापुर की जनता ने उसको समझकर ये डिसीजन ही लिया है कि जब तक वो इलेक्शन लड़ते रहेंगे हम उनको जिताते रहेंगे। अभी शांति भाव ने कहा उनसे कि अभी हमको एक ही चीज़ मांगता है कि आने वाले एक्सपांशन में कैबिनेट में आप कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहिए। और जो 5 बार सिक्सर लगा चुका है उसको कैबिनेट में आना ही है, वरना कैबिनेट इन एक्सपीरियंस लोगों की हो जाएगी। एक्सपीरियंस लोगों की बहुत ज़रूरत है वहाँ पर। और मैं मेरी तरफ से और सभी जैन बंधुओं की तरफ से आपको ये बेस्ट विशेस देता हूँ।
आप सबको इसलिए भी दिली मुबारकबाद है कि भारतीय जैन संगठन और बहुत से संगठनों के ज़रिए जो कोशिश की गई उसके ही नतीजे में जैन समाज को अखिल भारतीय स्तर पर अल्पसंख्यक समाज का जो अल्पसंख्यक थे उसको रिकॉग्नाइज किया गया। किसी ने दिया नहीं, कोई दे नहीं सकता, जो है उसको माना और जैन समाज के लीडरों ने उसको मनवाया। और यही मैं समझता हूँ इस समाज की खूबसूरती है। और कोई चीज़ को अगर वो ठानते हैं, कुछ करने की चाह रखते हैं, तो किस तरीके से उसके पीछे काम करते हैं और उसको आखिरी में किस तरीके से हासिल करते हैं, उसका एग्जाम्पल है। और मैंने भारतीय जैन संगठन से इसलिए भी नाता रिश्ता रखा है क्योंकि हर मज़हब में शांति की बात की गई, पीस की बात की गई, लेकिन जैन मज़हब ही एक ऐसा है कि जिसने शांति को किस तरीके से अचीव करना इसका भी रास्ता बताया। और वो रास्ता है प्रैक्टिस से करना। बहुत से मज़हब हैं इस दुनिया में, हर मज़हब को इस बात का एहसास है। और आप जानते हैं कि एडम एंड ईव के ज़माने से बहुत से मज़हब आए हैं और हर मज़हब का ये कहना है कि और भी मज़हब होंगे, और भी रिलीजन होंगे। एवरी रिलीजन टेल्स कि देयर विल बी अदर रिलीजन्स ऑल्सो। फिर क्या कहते हैं हर मज़हब के लोग? उनके साथ में मिल के रहना है। कोई ऐसा नहीं कहता कि हम रहेंगे और आप जाइए। सब कहते हैं कि उनके साथ में हमको मिल के रहना है। और तीसरी बात कहते हैं कि उनके साथ में मिल के अमन से रहना है। लेकिन अमन की बात फिलॉसफी से कही जाती है, प्रैक्टिस में बहुत कम होती है। और ये काम जैन समाज के लोग जितना करते हैं, मैंने दूसरे किसी समाज को अमन से काम करने वालों में नहीं देखा है। ये तारीफ की बात नहीं, ये हकीकत की बात। इसी तरीके से अमन कब खो जाता है, अमन कब खो जाता है, इसका भी स्टडी जितना जैन ऋषि मुनियों ने किया है, मुझे नहीं लगता दूसरे किसी ने किया है। और उन्होंने इसको कंक्लूड किया है कि हिंसा ये उसकी जड़ है। अगर अमन नहीं होता है तो उसके पीछे हिंसा ये जड़ है। और इसके लिए अमन अगर आपको चाहिए तो अहिंसा ये तत्व को आपको अपनाना पड़ेगा, ये उन्होंने बताया है। और मुझे लगता है कि उसी का नतीजा है हर एक्शन में, हर बात में, हर तरीक़ेकार जो ज़िंदगी का आप इख्तियार करते हैं उसमें अहिंसा की झलक नज़र आती है। और उसी के वजह से आप अमन से रह सकते हैं। और जहाँ पे अमन है वहाँ पर ही अच्छे काम होते हैं, और अमन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कोई अच्छा काम कभी भी हो नहीं सकता। ये तारीख़ है और ये तारीख़ हम बार बार पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि ये समूह ने अल्पसंख्यक होने के बावजूद अपना एक वजूद, अपना एक मकाम और अपना एक सिक्का इस मुल्क में मनवाया है। जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पर हमको इस बात का एहसास होता है कि यहाँ पर अगर प्रोग्रेस हो रहा है तो वहाँ पर कोई न कोई जैन बांधव वहाँ पे ज़रूर होगा। ये हम लोगों को समझ में आता है। महाराष्ट्र हो या हिंदुस्तान का कोई शहर हो, जहाँ पर भी चैरिटी का काम होता है उसको अगर हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट करें, थोड़ा टटोलें, तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ किसी न किसी जैन बंधु का कुछ वहाँ पर उसका कंट्रीब्यूशन है। हिंदुस्तान का एक कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जहाँ पे आपके कंट्रीब्यूशन को नहीं लिया गया है या आपने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि जैन बंधु को जब उनका कुछ देने का वक्त आता है तो सब लोग बोलते हैं जरा संभाल के।
लेने के आता है तो बोलते सब जोर से आने दो। तो हमारा ये कहना है कि अभी हमको अपने एक्शन से, अपने काम से और ख़ास करके एजुकेशन के मैदान में काम कर कर इस हालात को अपने को बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसे स्टेज पे आए हैं कि जहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जरिए आप छा सकते हैं। तारीख गवाह है, साक्ष्य है इसकी कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी का मामला कभी भी नहीं रहा है, क्वालिटी का मामला हमेशा रहा है। ब्रिटिश जब हिंदुस्तान को 1947 में छोड़ कर गए, उस वक्त में उनकी टोटल पॉपुलेशन ब्रिटिशों की मुल्क में 2,50,000 थी और उस वक्त में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन थी 33 करोड़ और 33 करोड़ लोगों को 2.5 लाख लोग 150 साल तक राज कर रहे थे। ये बात इसकी साक्ष्य है कि आपको अपने को माइनॉरिटी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो क्वालिटी की ज़रूरत होती है और उतनी क्वालिटी के साथ 60-70 लाख जैन इस मुल्क को पूरी तरह से आगे लेके जाने के लिए सक्षम हैं। और मैं समझता हूँ इसी बात को शायद शांतिलाल जी ने इसी चीज़ को समझा है और उसी गोल को अचीव करने के लिए तालीम के मैदान में वो उतरे हैं और इतना बढ़िया काम किया है। बढ़िया काम इसलिए मैं कह रहा हूँ, भारतीय जैन संगठन का नाम आप आसाम में जाके लीजिए, दिल्ली में जाके लीजिए, कश्मीर में लीजिए या केरला में लीजिए, लोग जानते हैं। ऐसे बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन ऑर्गेनाइजेशन को नाम के साथ में पूरी तरीके से जाना जाता है और उसमें भारतीय जैन संगठन का नाम अगर मैं लूँ तो मुझे लगता है ये कोई गलत बात नहीं होगी। अब भारतीय राज्य घटना में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस राज्य घटना को लिखा और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस बात को जानते थे कि जब तक राज्य घटना में सभी समुदायों को कुछ न कुछ हम वहाँ पे घटना में तरतूत नहीं करेंगे तब तक इस मुल्क में अमन नहीं आएगा। आप देखते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए भी भारतीय राज्य घटना के अंदर प्रोविज़न है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए भी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के भी लिए है, साथ साथ में लड़कियों औरतों के लिए भी प्रोविज़न की गई है। 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री कंपलसरी क्वालिटी एजुकेशन मिलने के लिए भी उसमें प्रोविज़न की गई है। तालीम के मैदान में अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, अपने रिलीजन के सभी ट्रेडिशन को कायम रखने के लिए अपने मर्ज़ी के इदारे, तालीमी इदारे खोलने का और उसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेट करने का राइट भी इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। और मुझे लगता है उसी का नतीजा है कि आज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ बड़े पैमाने पे तालीमी इदारे एस्टैब्लिश कर रहे हैं और उसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेट भी कर रहे हैं। अभी लास्ट अधिवेशन में हम 2 साल पहले हुआ, 2 साल पहले यहीं से मैंने एड्रेस किया था। तो अभी लास्ट अधिवेशन के और अभी के बीच में 1-2 बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई हैं अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए। पहली जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को अप्लीकेबल नहीं होगा, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। बहुत बार मैं इस बात को जब बताता हूँ तो लोग पूछते हैं फिर ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा क्या नहीं, ये 25% अरे जब एक्ट ही अप्लीकेबल नहीं होगा तो उसमें की कोई भी तरतूद है वो अप्लीकेबल नहीं होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझें और अपने मर्ज़ी के जब स्कूल आप खोल रहे हैं और ख़ास करके उम्र के 6 साल से 14 साल की उम्र तक के बच्चों के एजुकेशन के मामले में, तो अभी आपको ये एक्ट के तहत कोई ऑर्डर देता है, कोई डायरेक्शन देता है, कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो उसको मानने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये पहला डेवलपमेंट है। और उससे भी बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है संचिती जी, उससे भी जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि एडेड और अनएडेड दोनों भी इंस्टीट्यूशन को
रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। एडेड एंड अनएडेड, पहले एडेड को लागू करते थे, अनएडेड को नहीं लागू करते थे। अभी रिसेंट जो जजमेंट आया है, आर्टिकल 15(5) का इंटरप्रिटेशन उस जजमेंट में किया है और उन्होंने ये कहा है कि माइनॉरिटीज को एडेड इंस्टीट्यूशन हो या अनएडेड इंस्टीट्यूशन हो, रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी अप्लाइड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी तक हमारा ये इंप्रेशन था कि अनएडेड को ये एप्लीकेबल है और एडेड को नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात आई है उसी जजमेंट में कि नॉन माइनॉरिटीज को एडेड में भी रिजर्वेशन लागू होगा और अनएडेड में भी रिजर्वेशन लागू होगा। ये नॉन माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, मेरा और आपका नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इसकी बात की मालूमात होना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं उनको अगर मालूमात नहीं मिलेगी तो फिर ऑफिसर को जो मालूमात है वही आपकी मालूमात होगी। और मेरा एक्सपीरियंस ये है लाइफ में, जो चीफ मिनिस्टर कहते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं, वाइस चांसलर कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कहते हैं, वो 90% कानून नहीं होता। वो उनके दिमाग की बात होती, कानून की बात नहीं होती। कानून की बात अलग है। और हम चाहते हैं कि जो भी जैन समाज के लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं वो कानून को समझें और अपने राइट्स को समझे। कोई फेवर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज कहते हैं इसको। कोई किसी को फेवर नहीं कर रहा है। और हमारे मुल्क में राइट्स को जल्दी नहीं देते तो फेवर कब करेंगे? तो हम चाहते हैं कि हमारे राइट्स को हम क्लेम करें और किसी को ये मंजूर हो या न हो। बहुत बार हम लोग सेक्युलर भी हो जाते हैं और थोड़ा ज़्यादा भी हो जाते हैं कभी कभी। ये आपका इंडिविजुअल मामला नहीं है, ये कम्युनिटी का मामला है और कम्युनिटी ने अपने राइट्स को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और वो राइट्स क्या हैं? वो राइट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी मर्जी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुरू किया और उसको चला रहे हैं, इसका मतलब दूसरे बच्चों को आप नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरा दावा है जैन समाज के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जितने नॉन जैन बच्चे पढ़ते हैं उतने किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी तादाद ही कम है। जैन समाज के अपने बच्चों की तादाद कम है, इसके लिए बड़े पैमाने पे 90% बच्चे जो हैं वो नॉन जैन हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉन जैन बच्चों को पढ़ा रहे इसके लिए अपने जैन लोगों की मालकी छोड़ दें। और किसी ने भी इस तरीके का अप्रोच गलती से भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी केसेस आए हुए हैं। एक केस मेरे पास अभी है निप्पाणी की। आप जानते हैं कोल्हापुर से देवचंद जी सेठ कितने बड़े शख्सियत थी और उन्होंने निप्पाणी में जाकर बहुत बड़े पैमाने पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को खोला और साथ में 2-4 नॉन जैन लोगों को ले लिया और आज उनको ही उनके सेठ के पोते को बाहर निकालने की कोशिश शुरू है। इंस्टीट्यूशन में थोड़ा भी उदारता अगर जब की जाती है तो हमारा ये कहना है मैनेजमेंट में दूसरे किसी को नहीं लेना चाहिए। एडवाइस बोल के लीजिए, सपोर्ट बोल के लीजिए, उनको बेनिफिशियरी बोल के 99% दीजिए, लेकिन मालकी अपनी नहीं छोड़नी चाहिए, वरना आप बहुत बड़ी गलती करोगे और वो गलती करने का समाज के तरफ से आपको अधिकार नहीं है। आपके इंडिविजुअल ओपिनियन कुछ भी हो, आपका इंडिविजुअल मत कुछ भी हो, लेकिन जहाँ तक सार्वजनिक सामाजिक जिम्मेदारी का मामला है आप इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और ऐसे बहुत से किस्से हैं जहाँ पे ऐसे मामले चल रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसी गलती हम लोग जब भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करें 100% ट्रस्टी अपने रखें, बेनिफिशरीज कोई भी हो। ये हमारा आप लोगों को सजेशन है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वाइड सब्जेक्ट है। अगर आप इस सिलसिले से क्वेश्चन आंसर अगर करना चाहेंगे, जो भी लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, चला रहे हैं और उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं
तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ आके अगर आप पूछते हैं तो मैं जब जवाब दूंगा तो जो लोग दूसरे यहाँ पे आके बैठे हैं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखने वाले, हो सकता है उनके भी लिए यही प्रॉब्लम हो और उनको सॉल्यूशन मिल जाए। और जो भी मैं कहता हूँ यहाँ पर वो मेरी मर्ज़ी की बात नहीं कहता, जो कानून है वो मैं कहता हूँ, और वो कानून ही आखिरी में आप लोगों को सॉल्यूशन देता है। मर्ज़ी के बात से कुछ नहीं होने वाला। आई थिंक दिस इज एनफ। अभी स्टूडेंट्स के बेनिफिट जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की, माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, और साथ साथ में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अब ये दोनों भी स्कॉलरशिप में जैन समाज के बच्चों को उतना ही अधिकार आया है जितना दूसरे 5 रिलीजियस माइनॉरिटी के बच्चों के लिए है। प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन वाइज होगा और साथ साथ में क्रीमी लेयर की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रहेंगे, और कुछ स्कॉलरशिप में वहाँ पे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इनकम का भी रिस्ट्रिक्शन रखा गया है। मैं चाहता हूँ कि अभी स्कॉलरशिप की डिटेल्स और उसके फॉर्मेट, इसके के बावजूद एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप अभी कोशिश करेंगे तो ये स्कॉलरशिप की अमाउंट भी बढ़ेगी, क्योंकि आखिरी में मेन टाँकी में अगर पानी ही ज़्यादा आता है तो सबको आधा इंच या 1 इंच नल से घर तक पानी पहुँच ही जाएगा। तो हम अभी आप और हम मिलकर इस बात की कोशिश करेंगे कि ये स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है हम इसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को कहूँ, क्योंकि आप जहाँ पर आए हैं ये सब जिम्मेदार लोग हैं, समाज के प्रॉब्लम्स को जानने वाले और उसके सॉल्यूशन को ढूंढने वाले, उसकी फिक्र करने वाले आप लोग हैं। एक ज़माना था जैन समाज के लोग स्कॉलरशिप जमा करके बच्चों तक पहुंचाते थे, अभी कुछ इतना करने की ज़रूरत नहीं, अभी सिर्फ स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की बच्चों तक पहुंचाना है। हर डिस्ट्रिक्ट में मैं चाहता हूं कि एक सेल बनाया जाए और उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जैन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लोग हैं उनको जोड़ दिया जाए, और जहाँ जहाँ पर भी जैन बच्चे पढ़ते हैं उन इंस्टीट्यूशंस को भी उससे जोड़ दिया जाए, ताकि बच्चों को अभी स्कॉलरशिप आपने अपने जेब से देने की ज़रूरत नहीं है, उसको पहुंचाने की ज़रूरत है। और पहुंचाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार करेंगे उसमें 10% खर्चा आता है और 90% मामला गवर्नमेंट से आएगा। तो ये अगर आप करते हैं तो उसके बुकलेट्स बने हुए हैं, क्योंकि इतने बड़े समुदाय के सामने ये टेक्निकल बातें मैं बहुत बताता चला जाऊं तो इसमें थोड़ा मामला बेजारगी का आने का चांस है। लेकिन एक बात क्लियर है, स्कॉलरशिप दी जा रही है, स्कॉलरशिप पहुंच रही है, और इस बात को हमने शिद्दत से, बड़े ज़ोर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाया है। ये कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जैन समाज के अंदर सब करोड़ोंपति लखपति हैं और गरीब नहीं है, ये बात झूठ है। ये हमने प्राइम मिनिस्टर से लेके सभी मिनिस्टरों तक बताया है कि गरीब जैन भी हैं और उनको मदद की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये बात मान ली गई है, और तभी जैन माइनॉरिटीज़ को रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का दर्जा दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी जंग थी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसमें कुछ लोग चाहते थे कि हम माइनॉरिटीज़ नहीं हैं, और उसके वजह से डिले हुआ। जब हम सब लोगों ने कोशिश की नहीं, वो मामला अलग है और ये मामला अलग है, तो सब लोग एक हो गए, और तभी जैन को भारतीय जैन संगठन और दूसरे भी संगठन के लोग थे, उनके ज़रिए आज हम लोग माइनॉरिटी के राइट्स को लेने के लिए हमको रिकग्नाइज किया गया है। और डिटेल्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसा पीए इनामदार साहब कह रहे हैं, पीए इनामदार साहब इस बात की साक्ष्य है कि पिछले करीबन 5 वर्षों से हम लोग जैन कम्युनिटी को माइनॉरिटी मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास हम लोग कर रहे थे। जैसे ही पिछले जनवरी में इस माइनॉरिटी का डिक्लेरेशन हुआ, तो मैं बीजेएस ने उसके बाद में क्या क्या किया इसके बारे में 2 मिनट बताऊंगा, ताकि फिर और भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछने हो तो 4-5 क्वेश्चंस हम इनवाइट करेंगे।
बीजेएस ने सबसे पहले माइनॉरिटीज़ के बेनिफिट्स को हर एंगल से उसका संशोधन किया, उसका रिसर्च किया, हर बुक पढ़ा, हर एक्ट की प्रोविजंस को पढ़ा, हर स्टेट के माइनॉरिटीज़ की प्रोविजन को पढ़ा। उसके बाद में एक 5 किताबें 6 किताबें जैन कम्युनिटी ने बनाई कि माइनॉरिटी के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं फॉर वुमेन, हमारी महिलाओं के लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपकी महिलाओं के ग्रुप्स होते हैं, एनजीओज होती हैं, आपकी स्ट्रक्चर काम होता है, तो आपको माइनॉरिटी स्टेटस बोल के आपको क्या क्या मिल सकता है। इसके लिए महिलाओं के लिए अलग बुक है। हमारे समाज के स्टूडेंट्स, हर प्रकार के स्टूडेंट्स, चाहे वो कोई भी प्रकार की ब्रांच हो, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट्स है, उसका एक पूरा किताब बनाया है। हमारे जो धर्म स्थानक है, मंदिर हो, स्थानक हो, उपाश्रय हो, हमारे धर्म स्थानकों के लिए किस प्रकार की सुरक्षा है और कौन से प्रकार के बेनिफिट्स उन धर्म स्थानकों को अवेलेबल है, इस चीज का एक किताब बनाया है। युवकों को क्या बेनिफिट्स है, उसका एक किताब बनाया है। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं खैर देहातों में, शहरों में, उनके लिए माइनॉरिटी के कुछ खास स्कीम्स बनाए हुए हैं, उसके लिए अलग किताब बनाया हुआ है। एक एंटरप्रेन्योर्स लोगों के लिए अलग किताब बनाया हुआ है। इस तरह से 6 किताब हम लोगों ने इंग्लिश में बनाई हुई थी, जिसका विमोचन हमने जनवरी के बाद में इमीडिएट फरवरी मार्च में किया। उसके बाद जब प्रफुल्ल की परिवर्तन यात्रा सब कंट्री में हुई तो काफ़ी लोगों से ये रिक्वेस्ट आई कि हमको ये हिंदी में बुक्स चाहिए, और 2 बुक छोड़ के बाकी सभी बुक अभी हिंदी में रेडी है, जो बाहर स्वागत कक्ष में आपको मिल सकती है। वो बुक लेकर आप जा सकते हैं। जैसे प्रफुल्ल ने कहा, हर घर में एक बुक होनी चाहिए ताकि आपको समझना चाहिए कि क्या मिल सकता है। और हम लोगों ने उसके बाद एक माइनॉरिटी का, जैसे अभी इनामदार साहब ने एक बात कही कि हमने लोगों को चुनना चाहिए और उनको बेनिफिट देना चाहिए। इस दृष्टि से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बीजेएस ने नेशनल लेवल पर एक कम से कम 7-8 राज्यों से कुछ लोग सिलेक्ट करके उनको माइनॉरिटी एक्सपर्ट करके हमने अपॉइंट किया। उनका हमने 2 बार पूना में ट्रेनिंग लिया। ऐसे कम से कम 40 लोग तो होंगे। एक 113 लोगों ने ट्रेनिंग लिया है 2 बार, और उसमें से 50 लोग सर्टिफाइड हो गए एग्जाम देके, कि वो एग्जाम देके वो हमारे बीजेएस के सर्टिफाइड ट्रेनर हो गए हैं, ताकि वो स्टेट में घूमे, अपने अपने स्टेट में, गांवों में, अपने राज्यों में वो लोग जाए, और वो हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर आपको माइनॉरिटी के बेनिफिट समझावे, बुक्स आपके पास देवे, और ज़रूरतमंद बच्चों के फॉर्म्स भरवा के लेवे। और हम ये बेनिफिट कम्युनिटी में पर्कुलेट करने के लिए लगातार प्रोफेशनल वे से, स्ट्रक्चर वे से प्रयास कर रहे हैं। अभी 15 दिन पहले इस देश की माइनॉरिटी मिनिस्टर मैडम नजमा हेपतुल्ला पूना में आई थी, और इनामदार साहब के कैंपस में ही उनका डिनर था। बीजेएस की तरफ से इनामदार साहब ने इनवाइट करके बीजेएस की तरफ से भाई प्रफुल्ल, भाई सुदर्शन और इनके साथ में करीबन 15 से 20 लोग ये मैडम नजमा हेपतुल्ला जी से मिले, और जो भी प्रेजेंटेशन बीजेएस की तरफ से दिया गया, निश्चित रूप से उनको इस अधिवेशन में भी आने की इच्छा थी, लेकिन वो अगले बार अपने पास कोई भी प्रोग्राम में आने का आश्वासन उन्होंने अपने को दिया हुआ है। अब हमारा ये कर्तव्य है, इनामदार को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम जिस 1 साल भर में हम हमारे लोगों को पूरे कम्युनिटी में, देश भर में घुमाएंगे, मैक्सिमम बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए हम सहयोग करेंगे, और उस तरह से हमको ऊपर से भी, जैसे आपने कहा, ऊपर अगर टंकी में पानी होगा तो नल में 2-4 इंच का, आधा इंच का पानी आएगा, तो टंकी में पानी भरने के लिए भी हमको सबको जोर लगाना पड़ेगा। हमारे मिनिस्टर बनने वाले हैं अगले हफ्ते में, तो माइनॉरिटी मिनिस्टर बने वो माइनॉरिटी मिनिस्टर बने तो इस तरह से बीजेएस की एक्टिविटी माइनॉरिटी के रोल पर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है। इतनी एक जानकारी इसके साथ में आपको देना चाहता हूं
किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो 4 क्वेश्चन आप पूछिए, इनामदार साहब जवाब देंगे और हम आगे की सत्र की ओर जाएंगे। एक मिनट सिर्फ। आपको ताज्जुब होगा कि कितने सालों से बाकी के 5 रिलीजियस माइनॉरिटीज थी, लेकिन जब शांति भाव इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया और जैन समाज को भी माइनॉरिटी का इतना प्लानिंग के साथ में अपने राइट्स को गली गली तक पहुंचाने का काम इससे पहले किसी दूसरी माइनॉरिटी के ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया था। और कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिशरीज हैं उनके तक इस नॉलेज को पहुंचाने के लिए इतना स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट और ऑनररी लोगों की एग्जामिनेशन, वो बेचारे परेशान है, बोले ये क्या है, कभी एसएससी में इतनी तकलीफ नहीं हुई। तो उनकी एग्जामिनेशन लेके उनको ट्रेंड, वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दे के अभी काम पे लगाया हुआ। ये सिर्फ भाऊ कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता। यस, क्वेश्चन मैं, आप इधर आइए, यहीं पे आइए, यहाँ से आइए। एक मिनट आपके पास माइक आएगा। हाँ, यस। मैं सुरेश धोका, बेंगलोर से। मेरा एक प्रश्न है कि किस क्राइटेरिया के अंतर्गत जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है, किस क्राइटेरिया के अंतर्गत मिलता है? ताकि एक केस बेंगलोर में ऐसा आया हुआ है कि मैंने किरण जी चोपड़ा का पूरा डिटेल लेके अल्पसंख्यक ऑफिसर को भेजा था वहाँ पे। उन्होंने उनका बर्थ सर्टिफिकेट मंगाया, आईडी प्रूफ मंगाए, और किसी पर भी जैन वहाँ पे लिखा नहीं था। इस कारण से उन्होंने उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। तो मेरा प्रश्न है कि किस आधार पर हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि हम जैन हैं? देखिए, हर स्टेट के अंदर पॉलिसी हर गवर्नमेंट की अलग होती है, हर स्टेट में। अब महाराष्ट्र में हमने क्या करवा लिया है, हमने सब लोगों ने मिलकर कि वो बच्चा डिक्लेरेशन देगा, एक एफिडेविट देगा, बच्चा या उसके फादर डिक्लेरेशन ये देंगे कि मेरे स्कूल के रिकॉर्ड में मैंने जैन मज़हब का नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैं जैन हूँ और मुझे जैन के बेनिफिट मिलने चाहिए। वो सर्टिफिकेट हेडमास्टर के ज़रिए अगर भेजा जाता है तो ये बेहतरीन दाखला समझ के उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। क्योंकि तहसीलदार को किसी के मज़हब का दाखला देने का पावर नहीं है, डिप्टी कलेक्टर को नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये मिस्टेक है अपने अपने पेरेंट्स की। अब मेरी आपको रिक्वेस्ट है शांति भाव, ये भी एक मूवमेंट हो सकती है। आप सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो जिम्मेदार हैं, और आप, मुझे गारंटी है कि आप कर पाएंगे। जो बच्चों ने स्कूल के रिकॉर्ड में अपना मज़हब, अपना धर्म नहीं लिखा है, वजह कुछ भी हो, तो उन्होंने 10वीं के पहले ये सब करेक्ट हो सकता है। 10वीं के पहले एसएससी बोर्ड के फॉर्म्स एग्जामिनेशन के जब भेजे जाते हैं, उसके पहले नाम करेक्ट हो सकता है, बर्थ डेट करेक्ट हो सकती है, और ये जितने भी एंट्री स्कूल के रिकॉर्ड में है वो करेक्ट हो सकते हैं। ये एक मूवमेंट की जाए, उसका फॉर्मेट मैं बना के आपको देता हूँ, उसके साथ में क्या चीज़ें जोड़नी है वो भी मैं बना के देता हूँ। और एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये पावर्स हैं, कौन से जिला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर को ये पावर्स हैं, वो एंट्री को सर्टिफाई करके अपना जो जीआर रहता है जनरल रजिस्टर में उसको चेंज किया जाता है। और एक बार ये हो जाता है तो उसको बाद में ज़िंदगी भर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये एक हो गया। दूसरी चीज़ है, आप सब लोग अपने लोगों को समझाइए कि हिंदू लिखते हैं और हिंदू जैन लिखते हैं, ये सारी चीज़ें जो लिखते हैं तो उनको कहिए कि बाबा हम जैन हैं और जैन लिखिए। और ये भी एक मूवमेंट है, जहाँ जहाँ पर भी अपनी बस्ती होती है वहाँ पर और भी बातें हम बताते रहते हैं, तो साथ साथ में ये भी बात बताई जाए। और ख़ास करके अपने जो स्कूल हैं, अपने स्कूल के हेडमास्टर को, हेडमिस्ट्रेस को ये कहिए, क्या पहली में एडमिशन के लिए आता है उस वक्त में वो भले बताए या नहीं बताए, आप उसमें लिख दीजिए ये जैन बच्चा है। क्योंकि इनिशियल रिकॉर्ड में ही अगर ये बात पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो जाती है
तो आपको जो प्रॉब्लम आया है वो प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आज एक मीटिंग लीजिए वहाँ पे बेंगलोर में, हम सब लोग आते हैं क्योंकि कुछ चीज़ों को समझाने का तरीक़ेकार भी अलग होता है। यस प्लीज, यस। अभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में बच्चों का कितना परसेंटेज एडमिशन लेना पड़ता है? 50% या कितने भी परसेंट ले सकते हैं? 100% ले सकते हैं आप। नहीं, मिनिमम कुछ है क्या? नहीं, मिनिमम आप डिसाइड करें, आप ले सकते हैं 100%। 50% मिनिमम लेना करके वो कुछ नहीं, नो। अभी ये जजमेंट जब से आया है, जिन्हें बात करनी है हाथ उठाइए, माइक आप तक आएगा। बैठिए बैठिए। देखिए माइक आएगा आप आपके। 100% एडमिशन ले सकते हैं। आपको अगर कुछ लोगों को और भी देना है तो आपकी मर्जी है, और वो जैन लोग बड़े ईमान एतबार से करते हैं दूसरों को देने का काम। यस प्लीज, यस सर, प्लीज। मैं डॉक्टर किशोरलाल जैन आंध्र प्रदेश तेलंगाना से हूँ। अभी हमारे पास में जो डिवीज़न हुआ है उसमें आबिद रसूल खान जो कमिश्नर है वहाँ पर, वो अभी इस तरह की सिचुएशन है वहाँ की, उनका ऑफिस वहाँ से निकाल दिया गया है और वहाँ पर कोई कार्य नहीं होता। मैंने एक लेटर लिखा उनको कि आप नोडल ऑफिसर जैन समाज के लिए अपॉइंट करो, और वो कार्यवाही अभी तक हुई नहीं है। मिनिस्ट्री को भी लिखा है और वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, स्पेशली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? ये सबसे अच्छा सिचुएशन है, जो मर्जी आपको आती है वो कीजिए, कोई पूछने वाला ही नहीं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अपना राइट्स क्लेम करो, वो फिर बराबर आएंगे बिल में से बाहर। आप अपना राइट्स क्लेम करो, 100% क्लेम करो, उसको ऑब्जेक्शन है तो बाहर आएगा, वरना चलने दो। यस प्लीज। हेलो सर, मैं मैसूर से सीए पीयूष जैन। सर, मेरी आपसे एक क्लेरिफिकेशन लेनी थी कि अगर हम माइनॉरिटी स्टेटस के लिए अप्लाई करते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर 12A रिकग्निशन के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, क्योंकि उसकी सर वजह है, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मुझे लगता है शांति भाव इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि आर्टिकल 30 जो है ये वाइडर राइट्स है। इनकम टैक्स एक्ट एक बहुत छोटा मामला है, और ये जहाँ पर भी एक ऐसी परफेक्ट केस आएगी ये कहकर सर एक ITAT अलेक्जेंडर स्कूल ऑफ अमृतसर ITAT का डिसीजन है जिसमें क्रिश्चियन का माइनॉरिटी ये था, ट्रस्ट था, और उन्होंने माइनॉरिटी स्टेटस के लिए अप्लाई किया था। तो सर इसी बेस पे उनका 12A रिकग्निशन कैंसिल कर दिया गया था। उसको चैलेंज करेंगे, गारंटेड सक्सेसफुल होंगे। ओके सर, हमने मैसूर के जो एक प्रश्न प्लीज, बहुत सारे लोगों को बात करनी है। हमने कंसर्न ITO से और वहाँ के जो कमिश्नर्स थे उनसे वहाँ बात पे करी। नहीं है, वहाँ पे खत्म हो गया। आपने उन्होंने कार्यकर्ताओं डिसीजन से दिया, निवेदन। उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे और उसको हम जीत के लाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए उसको। आनंद कुमार जैन फ्रॉम जबलपुर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप पधारे, हम लोगों को बहुत सी जानकारी दी। मैं एक बात चाहता था, पिछले सम्मेलन में, वार्षिक सम्मेलन में भी आया था जी, और ये प्रश्न आया था जी, कि लोग सरनेम लिखते हैं, मुथा साहब लिखते हैं, पारिक साहब लिखते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोगों को समझ लीजिए सबसे पहले जैन लिखना चाहिए और इसकी शुरुआत इस अधिवेशन से शुरू हो जाए। इसमें जो भ्रांतियाँ फैल रही हैं कि कोई चोपड़ा लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, ये मेरा आपसे निवेदन था कि यहाँ से इसकी घोषणा हो और आयोजक ही इस बात को शुरू करें। शरद, माइक ऊपर लेकर जाओ उधर। एक प्रश्न ये सेक्शन से, एक प्रश्न ये सेक्शन से। यस प्लीज, इधर से। यस, ऑन है, आप बोलो, खड़े हो। हेलो, हाँ, मेरा नाम है मिस्टर विलास मुत्था। इनामदार साहब, मैं आपको 31 साल से जानता हूँ। प्रश्न बताइए। प्रश्न मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि क्रिश्चियन संस्था में उनका माइनॉरिटी एक्ट की वजह से कर्मचारियों को काम को लिया जाता है, सर्विस को लिया जाता है, तो वैसे हमारी बहुत सारी जैन संस्था है, तो उसके अंदर हमारे लोगों को सर्विस के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होगा या नहीं? नहीं, उसकी वजह है नहीं, ये किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी को वो रिलीजियस माइनॉरिटी है बोल के किसी सर्विस में नहीं लिया जाता, उसमें OBC अगर है तो लिया जाता है। इनामदार साहब, आप समझे, मजहब के बुनियाद के ऊपर नहीं लिया जाता है। इनामदार साहब, यस, सभी हमारे जो पालक वर्ग है इनको ऐसा होता है कि जैसे SC, ST, NT, OBC इनको एक रिजर्वेशन रहता, तो हमारे जैन समाज के लड़के को एडमिशन लेने के लिए कुछ रिजर्वेशन रहता है क्या? कि माइनॉरिटी जैसे 51% है तो लोगों को मालूमात नहीं है, तो जरा जानकारी चाहिए। देखिए, एक तो आपके इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को लेने के लिए 100% आप ले सकते हैं, अपने बच्चों को, वो आपका फुल राइट है। आप उसको लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं वो एक अलग मामला है।
जहाँ तक मुझे मालूमात है, जैन मज़हब में शेड्यूल कास्ट नहीं है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ओबीसीज हैं। और ये ओबीसी क्या हैं, ये भी मुझे लगता है कि मालूम कर लेना बहुत ज़रूरी है। ओबीसी ये शूद्र नहीं है, ये 12 बलूतेदार जिसको कहते हैं, शिंपी इज नॉट अनटचेबल, ही इज ओबीसी। मेसन है, कारपेंटर है, क्या जैन समाज में ये लोग नहीं है? ये लोग हैं। सो उनके ऑक्यूपेशन की बुनियाद के ऊपर उनको ओबीसी करार दिया जाता है। तो वो अगर सेम ऑक्यूपेशन कर रहा है, समझो सुतार है, जैन सुतार है, तो वो ओबीसी है, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। हम लोगों को 295 महाराष्ट्र में ओबीसी की जमातें हैं, 295, और वो ऑक्यूपेशन की बुनियाद के ऊपर हैं। और आपको मैं बोलता हूं इंटरेस्टिंग, आप भी कर सकते हैं। मैंने एक ऐसा जमात को लिस्ट में लाया कि कोल्हापुर एरिया में मंदिरों की देखभाल करने वाले को गुरव कहते हैं, आप जानते हैं गुरव। तो मैंने गवर्नमेंट को कहा कि अगर मंदिरों की देखभाल करने वाला गुरव अगर ओबीसी हो सकता है, तो दरगाह की देखभाल करने वाला मुजावर भी गुरव का तस्यम हो सकता है, और गवर्नमेंट ने माना है उसको। तो अगर जैन मंदिरों की देखभाल करने वाला जो भी नाम से पहचाना जाता है, उसको आप ओबीसी में ला सकते हैं, और एक तस्यम लगाकर, गुरव, मुजावर, तस्यम और एक। तो इसकी एक लिस्ट अगर हम बनाते हैं तो उसको अप्रूवल हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, और वो अप्रूवल हो जाएगा। आप जानते हैं कि चातुर्ण व्यवस्था के अंदर 4 हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, क्षूद्र, अति क्षूद्र। ये जिसको क्षूद्र कहा जाता है एक्चुअली ये ओबीसी हैं, और अति क्षूद्र जिनको कहा जाता है वो शेड्यूल कास्ट हैं। ये उसका पूरा स्ट्रक्चर है। तो ओबीसी के रिजर्वेशन में हम लोगों को अपने ऑक्यूपेशन से जोड़कर अगर हम एक जमातों की लिस्ट बनाते हैं तो उसको हम अप्रूवल ले सकते हैं। हेलो, संस्था माइनॉरिटी बनाने के क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? दो ही क्राइटेरिया हैं। एक, आपके फाउंडर ट्रस्टीज जो हैं, जो ट्रस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहा है, उस ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टीज जो हैं वो 51% होने चाहिए। 51% फाउंडर ट्रस्टीज, और प्रेजेंट ट्रस्टीज भी 51% एंड अबव मांगता है। इसके लिए मैं क्या कह रहा हूं, 51 एंड 91 का झगड़ा रखो मत, 100% अपने लोगों को ही रखने का। Yes, please. Sir, I am Vinod Dodanawar from. एंड सेकंड, आपके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में जनरल ऑब्जेक्ट्स नहीं मांगता है, स्पेसिफिकली उसमें ये ऑब्जेक्ट आना चाहिए कि जैन बच्चों को तालीम के अंदर मदद करने के लिए इस ट्रस्ट को हमने कायम किया है, और उसमें लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, और जरूर लिखना चाहिए। Sir, I am Vinod Dodanawar from Bhartesh Education Trust, Belgaum. We here, are running a school and a polytechnic college. Belgaum, proper Belgaum. We are running a school and a polytechnic college. Both of them are aided. Yes. And we are recognized as a minority institution by the National Commission of Minorities. Good. And recently, last month, there was an order from Karnataka Higher Education Ministry that to recognize an institution as a minority, it should have 25% admissions of specifically Jain students. In school, it is 50%, and in polytechnic, it is 25%. Only last month, this order has come. See, this is general law. You have to point out that there are 100 seats. Against 100 seats, we have received only 25 Jain student application, and all 25 students have been admitted. Once that you satisfy, then other remaining seats you can give it to anyone. See, there are two situations. One, 100 applications have come for 100 seats from Jain students, and you are giving only 25. That cannot be done. If you have called for 100 applications, only 25 applications are received, then you have to give them admission provided they are eligible. And remaining vacancies, you can give it to anyone. Government order is not always a law.
रविंद्र कुमार जैन मालेगांव से बोल रहा हूँ। Yes, please. अल्पसंख्यक का जैन समाज को ऊपर से दाखला क्यों नहीं मिलता है, उसका कारण क्या है? कहाँ से लेने का है? हम लोग मालेगांव से हैं। नहीं, दाखला कहाँ से लेने का है? जैन वहाँ पे स्कूलों में दाखला मांगते हैं, जब स्कॉलरशिप मिलेंगी कहते हैं। अगर आपके पास हमने बताया महाराष्ट्र में हम लोगों की कोशिश है, आपको सिर्फ एक एफिडेविट देना है, क्योंकि आपके स्कूल के रिकॉर्ड में जैन आपने नहीं लिखा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। हमारे इसमें जो केस मैंने की है उसमें जैन लिखा हुआ है, पूरा कंप्लीट है। केस कंप्लीट करने के बावजूद जाने के बाद भी उन्होंने दाखला नहीं दिया, बोले ऐसी तरतूद है नहीं, हम दे अरे मैं यही, वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं, तहसीलदार के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। शरद सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं जानता हूं ढेर सारे प्रश्न हम बहुत सारे लोगों के मन में हैं और यहाँ पर अभी आधे घंटे तक पीए इनामदार साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपके जो भी प्रश्न है व्यक्तिगत हम उनसे मिलके उसके बारे में उनका विचार सुनेंगे और जानेंगे।